आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप अभी आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने शुरू कर दिए आपने। अगर आपने मेरे साथ दोबारा बदतमीजी की ना, तो मैं अपने स्पेशल क्लाइंट्स को बुला के आपकी फेंटी लगवाऊंगी। क्लाइंट्स? काफी पहुंच वाले क्लाइंट्स लगते हैं। आप क्या सेल करती हैं आप? देखिए, जो गर्ल्स होती है ना, कुछ भी सेल कर देती है। ये बॉयज होते हैं जिनको प्रोडक्ट की 100% नॉलेज लेनी पड़ती है। हमारे लिए 10% ही काफी है। 10%? और बाकी की 90%? उसके लिए हमारी ब्यूटी और अदाएं काफी हैं। बस आप क्लाइंट को हमारे मुंह पे करा दें, जो बिकवाना हो बेच दूंगी। ओह नाइस, आई गॉट इट। अच्छा, ये कुछ भी बेच देने से याद आया कि मुझे समझ नहीं आती कि ये जो रेजर होता है ना, जिससे हम मर्द शेव करते हैं, इसकी एड में एक खूबसूरत फीमेल मॉडल का क्या काम है? हालांकि रेजर का तो औरत से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। आपको किसने कहा ताल्लुक नहीं होता? नहीं, मैं मुंह की शेव की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। ओके। ये बॉयज शेव करके हैंडसम किसके लिए लगते हैं? गेस के लिए? गर्ल्स के लिए। ओह, लेकिन आजकल की गर्ल्स को तो बियर्ड पसंद होती है ना। अगर मैं रेजर सेल कर रही हूँ तो क्लीन शेव वाले चिकने मुझे पसंद है। ओह। और अगर मैं बियर्ड ऑयल सेल कर रही हूँ तो दाढ़ी वाला बंदा हॉट है। ओह आई सी। यानी कि आपकी अपनी कोई पसंद नहीं, अपनी कोई चॉइस नहीं है। जिस कैटेगरी की आप सेल कर रही हैं, आप उसी को पसंद करती हैं। You're learning fast. Oh, I see. अच्छा, एक बात बता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेशल एपिसोड के साथ हाज़िर ये आपकी तफरीह और तबाह के लिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको अनकरीब एक ये मोहतरमा थी ना, ऐसे जो क्लाइंट के साथ मिलवाया जाएगा। कह रहे मैं तैयार कर लूँ, मैंने उसको एजेंडा भेज दिया, तैयार कर लूँ। करप्शन की कहानी, गजब करप्शन की कहानी। ये दो हिस्से होंगे, एक ये और एक जो होएगा वो आप बीती और जग बीती। ये जग बीती है। पाकिस्तान में करप्शन की पैदाइश की कहानी, चूँकि हिंदुस्तान से आने वालों में अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो फसादात में तहस नहस होने वाले इलाकों से आए थे, लिहाजा कवानीन आसान बनाए गए थे। कवानीन में छानबीन की गुंजाइश थी। इस गुंजाइश का ब्यूरोक्रेट ने भरपूर फ़ायदा उठाया। एक कसमनामा ਹਲਫ ਦੇ ਕਸਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਸਮ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ मेरे नाना के शुगर के जो डीलर थे बहुत बड़े वगैरह वगैरह। अच्छा, दो गवाहों के तस्दीक के साथ कानपुर में आप 2000 गज पर बनी हुई कोठी के मालिक थे। फसादात में कोठी के कागजात जल कर राख हो गए थे। आपको कसमनामा जमा करवाना पड़ता था। नहीं, हम अपनी पुप्पी को पीछे छोड़ा। जब तेरा तेरा माल उसने बेचारी ने खाया तो करोड़ा दी वही मालिक अभी तक है। वो मेरी उम्र का ही है, उसका बेटा भी तकरीबन यही कुछ 64-65 का। इसके बाद अफसरान पर मुनसर होता था कुछ तस्दीक करवाएं या कसमनामा कबूल कर लें। हमारे वेरीफाई हुए थे, जो मैं आपको कहता मैं अस्पताल का चिल्ड्रन वार्ड जो हमारी कोठी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, इस तरह आप किसी हिंदू की छोड़ी हुई कोठी के मालिक बन सकते थे। दो गवाहों की तस्दीक के साथ आप कसमनामा जमा करवा सकते थे कि बनारस कॉलेज में आप प्रोफेसर होते थे। आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर लग सकते थे, बगैर डिग्री दे प्रोफेसर लेक्चर ही पाऊँ करना है। दो गवाहों की तस्दीक के साथ आप क्लेम दाखिल कर सकते थे कि बंगलोर में आप एक सिनेमा के मालिक थे, बम्बिनो सिनेमा नहीं। अच्छा, मालिक थे। इस तरह आप कराची में हिंदुओं के छोड़े हुए किसी एक सिनेमा के मालिक बन सकते थे। ये सब मुमकिन होता था अफसरान के एक दस्तखत के बगैर। के बाद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे इसे एक दस्तखत की कीमत क्या होती थी। बिल्कुल सच्चा वाक़या। इस बेईमानी और रिश्वतखोरी के नतीजे में जो लोग हिंदुस्तान में बहुत कुछ छोड़ के आए थे, उनको कुछ ना मिला, और जो लोग हिंदुस्तान में कंगले थे वो क्लेमों के कारोबार में करोड़पति अरबपति बन बैठे। ऐसी करप्शन की दूसरी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ये थी पाकिस्तान में करप्शन की भरपूर इब्तदा। इब्तदा तो कह सकते हैं, लेकिन एक और आएंगे हम अपने बताते हैं। हमारे वेरिफिकेशन होने गए थे उधर, क्लेम जो थे ना, जो इस वजह से कुछ देर भी लगी। मुजफ्फरनगर में जो देहरादून मेरे नानकों का था, जो दुनिया की सबसे बड़ी छावनी है कंटोनमेंट जो इंडिया की है। फौज भी बड़ी, मुल्क भी बड़ा। चाइना ने छोटी छोटी बनाई हुई,
لیکن وہاں پہ دہرادون کا پڑا ضیاء، دہرادون کا بھی ایک اور یہ نمونہ ہے، اصل میں بیگ مر گیا کہ پتہ نہیں اج نہ مر جاوے، اچھا جی یہ وہاں پہ دہرادون کے وہاں پہ پڑے، اور بھی کتنے تھے، معین حیدر، پھر کتنے جرنیل جو پاپولر تھے، معین حیدر وزیر داخلہ بھی رہا، مشرف کا رائٹ ہینڈ تھا، مطلب 90 کے دہاکے میں سارے ریڈ روڑ گئے، ویریفائی ہوتا تھا، لیکن جن کے پاس ویریفیکیشن نہیں ہوتی تھی ان کا یہ جو تھا نا لینڈ کمشنر، اس وقت نیا نیا ایجاد ہوا تھا یہ کمشنر، افغان ریفیوجی کمشنر فلانا، تو لینڈ کمشنر ہوتے تھے تو وہ خود ہی کر دیا کرتے تھے. پھر بھی اسی طرح تھے، کئیوں نے جو تھے ادھر سے آئے ہمارے یعنی جو دلیر تھے، ادھر بھی دلیر تھے ادھر بھی ویلے ٹگے تھے، انہوں نے کوٹی قبضہ کر لیا کہ ناجوت تھوڑی ایسی تیسی وغیرہ وغیرہ، جس میں ریاض گجر فلموں والا جو گوال منڈی کا رہنے والا ہے اس نے بھی ایک کوٹی قبضہ، وہ ہمارا ہمسایا تھا، اس نے بھی ایک کوٹی قبضہ کی ہوئی تھی. میرے ماموں سے پوچھتا تھا کہ کاغذ کتوں باندھے نے باؤ جی کاغذ کتوں باندھے تھے. میرے ماموں پڑھے لکھے تھے اور بینک میں تھے وائس پریزیڈنٹ، جس کی وجہ سے وہ پوچھتا رہتا تھا. ہمیں اس وجہ سے پتا کہ وہ بھی بڑھ گئے تھے، اس کا باپ آ کے بڑھ گیا تو وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ان کا کزن ہوتا تھا کہ ہمایوں گجر سیالکوٹ میں، اس نے بھی قبضہ کر لی، وہ بھی آ کے ماموں کو پوچھتا تھا تسی کس طرح کلیم لے لیا. اس وقت ماموں بس شریف بندے تھے، دیتے تھے رشوت دیتے تھے کہ چل تھوڑی، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا نہیں دے دیتے کہ لینڈ کمشنر کو کچھ دے دیا کرتے تھے. سستے زمانے میں وہ 500 میں ہی راضی ہو جاتا تھا، تو تنخواہ کتنی ہوتی تھی 50 60 30 40 50 اتنی ہوتی تھی. لیکن 50 500 دینے سے آپ کو کتنا، ہمارا 17 کمروں کا گھر جو تھا گوال منڈی میں، وہ سینما کے والے ساتھ والا تھا، وہ میرے خیال اس کا نام بھی بول کے پتہ نہیں، ہندوؤں کے نام پہ تھی وہ بلڈنگ، گندا دارا. اب وہ دواخانہ اجمل دواخانہ ابھی بھی اس بلڈنگ میں ہے، وہ ہماری بلڈنگ ہے. ہاں جی، جو اجمل دواخانہ ریلوے روڈ پہ گزریں تو اجمل دواخانہ آئے گا تو وہ والی بلڈنگ تھی. اس کا کچھ پارٹس ہمارا تھا، کچھ بھی جس میں 17 کمرے تھے، کچھ یہ تھے. لیکن اصل جو ہے نا وہ شروع ہوئی تھی جو ایوب خان نے شروع کیا تھا 5 سالہ پروگرام ایوب خان کا تھا. اس میں وہ ایک علیحدہ پارٹ میں کریں گے، اس کو تو یہاں تک کلوز اس کو کر لیتے ہیں تو پھر اور بھی بتا دیا جائے گا. اس کے ساتھ جو یہ ایک اور یہ چھوٹی ہے تو پھر ہاں، ہمارے روپے 70 کی دہائی میں اسلام آباد آنا ہوا، لال کوارٹر نئے نئے بنے تھے، لال کرتی اس کو کہتے ہیں، یہاں گیس مفت تھی.